फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। और आज हम फिर 6 दिसंबर की फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएँ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है ना। इंडेक्स में मैंने बताया है कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट शिफ्ट के यानी कि फर्स्ट दिसंबर की चारों शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन करा दिए है ना। ऐसे ही सेकंड दिसंबर की चारों शिफ्ट के करा दिए। ऐसे ही थर्ड दिसंबर की चारों शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चन हमने करा दिए। और 5 दिसंबर की भी हमने चारों शिफ्ट जो हैं वो कंप्लीट कर लिए। और आज हम करने वाले हैं यहाँ पे 6 दिसंबर की फर्स्ट और सेकेंड दोनों शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चनों को। तो स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ नेशनल इनकम। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है। तो कौन सी राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है, इसका आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन होगा, यानी कि इट इज़ इंक्लूड ओनली इन इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि यह केवल मध्यवर्ती वस्तुओं में शामिल है। किसमें शामिल है? मध्यवर्ती वस्तुओं में शामिल है। ये वाली चीज़ जो है वो राष्ट्रीय इनकम में शामिल नहीं है, और जो तीनों ऑप्शन है वो शामिल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द आर्कोलॉजिस्ट इन हड़प्पा एंड द हायर वाज नॉन एज, यानी कि पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे क्या कहा जाता था? तो जिसे कहते थे हम नगर दुर्ग, यानी कि क्या कहते थे? गढ़ कह सकते हैं या नगर दुर्ग कहते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग लॉ एंड पॉलिसीज, यानी कि सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व तो कानून और नीतियों को लागू करना होता है। तो सरकार की कौन सी शाखा होती है जिसका ये उत्तरदायित्व होता है कि वो कानून और नीतियां बनाए? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका। किसका होता है? कार्यपालिका। देखो कार्यपालिका के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कार्यपालिका जो होती है, या फिर इसे हम कार्यकारिणी भी कह सकते हैं। कार्यपालिका सरकार की शाखा है जो कानून और नीतियों को लागू करता है। किसको? कानून और नीतियों को लागू करता है। दूसरे पॉइंट में बताया है कि जो सरकार के इस शाखा के पास प्रशासन का एकमात्र अधिकार और उत्तरदायित्व होता है, मतलब इनके पास पूरी पावर होती है नियम बनाने की, है ना, और कानून बनाने की भी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, प्रमुख अध्यक्ष, वो पीएम, सीएम और प्रेसिडेंट होते हैं। हमारे इंडिया में 3 प्रकार की ब्रांचेज हैं। कितने प्रकार की? 3। कौन कौन सी? कार्यकारिणी, विधायिका और न्यायपालिका। इनके सबके काम भी अलग अलग होते हैं। जैसे कार्यकारिणी की बात करें, यह शाखा विधायिका द्वारा अधिनियमित कानून को लागू करती है। जो विधायिका होती है इसका मुख्य कार्य होता है कानून बनाना, और जो न्यायपालिका होती है उसका जो काम होता है वो होता है विवादों का निपटारा करना और सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू हैव अ डिवाइस मैनी राग है ना और मेलोडीज इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया गया है? तो किसे इसका श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपके तानसेन को। किसको? तानसेन को। देखो यहाँ पे चारों ऑप्शन है ना, ये सारे अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। ये चारों, टोडरमल, राजा मानसिंह, राजा बीरबल और तानसेन। हम तानसेन की बात करें तो ये अकबर के दरबार के संगीतज्ञ थे। कौन थे? संगीतज्ञ। तानसेन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तानसेन जो है, इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1506 में हुआ था। ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जब जन्म हुआ था तब इनका जो नाम था वो था रामतनु। क्या था? रामतनु। और इनकी जो मृत्यु थी वो 1586 में आगरा में हो गई थी। ये गायक थे, संगीत के रचयिता और वादक भी थे। हुसैनी जो थी इनकी वाइफ का नाम था, और इनके बच्चे थे हमीर सेन, सूरत सेन, तनरस खान, सरस्वती देवी और विलास खान शामिल हैं। मुकुंद इनके पिताजी का नाम था, है ना। और उनको जो अकबर द्वारा जो उपाधि दी गई थी वो किसकी दी गई थी? मियाँ की उपाधि दी गई थी। अगर क्वेश्चन आता है कि मियाँ की उपाधि निम्नलिखित में से किसको दी गई, तो किसको दी गई थी? तानसेन को दी गई। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है यहाँ पे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ टुक पार्ट इन द ऑर्गेनाइज एट हैदराबाद इन मई 2022 टू मार्क द 25 डेज काउंटडाउन टू द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, यानी कि मई 2022 में हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 25 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए आयोजित डैश में सभी क्षेत्रों में सक्रिय हजारों लोगों ने भाग लिया। तो कौन सा योग जो था वो आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे था योग उत्सव। क्या था? योग उत्सव था। योग उत्सव के बारे में थोड़ा देखते हैं। देखो हैदराबाद जो योग उत्सव था वो हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित हुआ था, है ना। आयुष मंत्रालय द्वारा तेलंगाना सरकार के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के 25 दिनों की उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए योजना ये आयोजित हुआ था, है ना। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी? योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। और यहाँ पे 10,000 से भी अधिक लोगों ने प्रोटोकॉल का प्रदर्शन किया था। यहाँ पे केंद्रीय आयुष मंत्री जो थे वो सर्वानंद सोनोवाल भी शामिल थे। तेलंगाना की राज्यपाल थी तमिलिसाई
सौदराजन भी यहाँ पे मौजूद थी, और केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, है ना, डॉक्टर मंजू पारा, महेंद्र भाई कालू भाई, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री और तेलंगाना के वित्त मंत्री तनेरू हरीश राव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तो जिस सब लोग यहाँ पे शामिल हुए थे, हैदराबाद में कौन सा दिवस मनाया गया था? योग उत्सव। कौन सा? योग उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति वाज अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इन 2016। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, यानी कि पद्म विभूषण से। किससे सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से। देखो यामिनी कृष्णमूर्ति है ना, इन्होंने 1990 में दिल्ली में एक यामिनी स्कूल ऑफ डांस की भी स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? यामिनी स्कूल ऑफ डांस, यानी कि अपने ही नाम से इन्होंने एक स्कूल स्थापित किया था दिल्ली में 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 7। In June 2022, the Supreme Court directed that every protected forest, national park and wildlife sanctuary across the country should have a mandatory eco-sensitive zone of a minimum starting from their demarcated boundaries। यानी कि जून 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि देश भर में प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास उनकी सीमांकित सीमाओं से आरंभ को अनिवार्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया करते हुए कम से कम कितने मतलब किलोमीटर की होनी चाहिए जो इको सेंसिटिव जो वो बाउंड्रीज जो बनाने वाले थे, तो वो होगी आपकी यहाँ पे 1 किलोमीटर की। कितनी? 1 किलोमीटर। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका सही होगा यहाँ पे। कौन सा? 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन नवंबर 2022 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर राज शुक्ला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द। देखो जो नवंबर 2022 में सेवानिवृत्त सेना अधिकारी राज शुक्ला जो है वो किसके सदस्य बने हैं? तो वो अभी सदस्य बने हैं किसके? संघ लोक सेवा आयोग के, यानी कि यूपीएससी के सदस्य बने हैं। किसके? यूपीएससी के। कौन बने हैं? राज शुक्ला। ठीक है, कब बने थे? नवंबर 2022 में बने थे। कब? नवंबर 2022 में। ये करंट का ही है क्वेश्चन, तो यानी कि नवंबर की हमें कम से कम 6 या 8 मंथ की करंट अफेयर्स पढ़नी चाहिए। तो आपका ये एग्जाम दिसंबर में हुआ था, उसमें आने वाली करंट अफेयर्स आपकी सारी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट हैपन टू द डिकम्पोजिशन रेट व्हेन डिट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। यानी कि जब अपरद में लिग्निन और काइटिन प्रचुर मात्रा में होता है तो अपघटन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब ये दोनों चीज़ें ज़्यादा मात्रा में होती हैं तो वो जो उसकी क्या होती है, प्रभाव जो है अपघटन का, वो क्या हो जाता है? बहुत धीमे होने लगता है। क्या होता है? बहुत धीमे होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, सुनंदा नायर इज अ फेमस फॉर परफॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। यानी कि सुनंदा नायर है वो निम्नलिखित में से किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है? तो वो है आपकी यहाँ पे मोहिनी अट्टम। किस डांस से रिलेटेड है? मोहिनी अट्टम, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है। और जो मोहिनी अट्टम है वो कहाँ का डांस है? तो ये आपको याद होगा कहाँ का है। मोहिनी कहाँ रहती है? केरल में। तो इसीलिए मोहिनी अट्टम डांस कहाँ का हो गया? ये केरल का हो गया। ठीक है, देखो इस मोहिनी अट्टम जो है वह मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री प्राप्त करने वाली पहली छात्रा भी रही हैं। कौन? सुनंदा नायर। इन्होंने मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और ये फर्स्ट महिला बनी थी इस कोर्स में मास्टर डिग्री लेने वाली। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नीति आयोग न्यू वाइस चेयरमैन इन मई 2022। यानी कि मई 2022 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष बने हैं वो कौन बने? सुमन बैरी। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो है हमारे नरेंद्र मोदी, यानी कि प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। और उपाध्यक्ष कौन बने हैं मई 2022 में? सुमन बैरी बने हैं। कौन? सुमन बैरी। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, मैंगो शावर आर कॉमन इन। यानी कि जो आम्र बौछार है वो सामान्य है। कहाँ पर सामान्य है? तो इसका आंसर आपका होगा यहाँ पे केरल। कहाँ पे? केरल। देखो जो मैंगो सावर है ना वो प्री मानसून सावर है। क्या है? प्री मानसून सावर। ये केरल और कर्नाटक राज्यों में आम है। ये बारिश जो होती है ये आम को पकने में हेल्प करती है, और जब गर्मी का मौसम खत्म होने वाला होता है तब ये बारिश होती है। तो इसीलिए इसको हम अप्रैल की बारिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रैल की बारिश। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स इज रिलेटेड टू द रवि सीजन इन नॉर्थ इंडिया। यानी कि नॉर्थ इंडिया में वो निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रवि के मौसम से संबंधित है? देखो रवि का मौसम होता है यानी कि सर्दियों का मौसम। उस टाइम पे जब नवंबर और अक्टूबर में गेहूं की फसल बोई जाती है ना, उस टाइम पे और कौन सी फसल होती है? तो वो जो है जौ, ये आपकी रवि की फसल है। ये भी सर्दियों में होती है। ज्वार आपका ये खरीफ की फसल में आता है, मक्का भी खरीफ की में आती है और चावल भी खरीफ की फसल में ही आते हैं। तो ये 3 खरीफ की फसल हो गई और जौ कौन सी हो गई आपकी? ये रवि की फसल हो गई।
देखो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। रबी की फसलें वे हैं जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं और वसंत ऋतु में काटी जाती हैं। कब बोई जाती हैं? शीत ऋतु में यानी कि सर्दियों में, और वसंत ऋतु में यानी कि फरवरी मार्च में ये काटी जाती हैं। इन्हें नवंबर के मध्य में ज़्यादातर मानसून खत्म होने के बाद बोया जाता है और अप्रैल या मई में काटा जाता है। ठीक है, देखो ये पक जाती हैं, मतलब आपकी वसंत ऋतु के समथिंग थोड़ी थोड़ी हो जाती हैं, और जिन्हें काटा जाता है तो वो अप्रैल और मई में काटा जाता है। आपने गेहूँ वगैरह देखे होंगे। भारत में प्रमुख रबी फसल कौन सी है? गेहूँ है। कौन सी? गेहूँ, जौ, सरसों, मटर, ये कौन सी फसलें हैं? ये रबी की फसलें हैं। उत्तर भारत में जौ रबी की फसल है। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा उसमें सर्दियों के टाइम पे क्या होती है? जौ होती है। देखो हमारी इंडिया में ना फसलें 3 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की? मतलब जो ऋतुएं होती हैं, सॉरी, वो 3 तरह की होती हैं। मौसम खरीफ का मौसम होता है, रबी का और ज़ैद का मौसम होता है। तो हम रबी खरीफ की फसल के बारे में पढ़ते हैं। यह सीज़न जून में शुरू होता है। कब शुरू होता है? ये जून में शुरू होता है और अक्टूबर में समाप्त हो जाता है। मतलब देखो जब ज़्यादा बारिश होती है ना, उस टाइम पे खरीफ की फसलें होती हैं। फसल जून में बोई जाती है और सितंबर में काटी जाती है ये। और इसमें चावल, ज्वार, माई और चाय ये इत्यादि होते हैं। ठीक है, रबी की फसल की बात करें तो ये अक्टूबर में बोई जाती है और फरवरी में काटी जाती है। ये सर्दियों में होती है। इसमें कौन कौन सी होती हैं? गेहूँ, जई, जौ, दालें इत्यादि शामिल हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे फार्म मतलब गाँव के होंगे तो उन्हें पता होगा ये सब, है ना। और जायद की जो फसलें होती हैं वो क्या होती हैं? ये मार्च में बोई जाती हैं और जून में काट ली जाती हैं, मतलब गर्मियों के टाइम पे। इसमें मौसमी फल और सब्जियां शामिल है। तो आपने देखा होना कि गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा हरी सब्जियां बिकती हैं, तो इसीलिए वो जो 2-3 महीने होते हैं ना, उस टाइम पे ये जो सब्जियां होती हैं वो बोई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इन अ फूड चेन सेकेंडरी प्रोड्यूसर आर, यानी कि ये खाद्य श्रृंखला में द्वितीय उत्पादक होता है। तो कौन होता है द्वितीय उत्पादक? तो ये होता है आपका यहाँ पे हर्बीवोर्स। कौन होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं, यानी कि शाकाहारी होते हैं। कौन होते हैं? शाकाहारी। देखो सर्वाहारी आप जानते हो क्या होते हैं? जो यानी कि मांस और खाना दोनों चीज़ें खाते होंगे, है ना। पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, तो उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। मांसाहारी आपको पता ही है, कार्निवोर्स। ये क्या होते हैं? जो ओनली मांस ही मांस खाते हैं। और अपघटक क्या होते हैं? डिकम्पोजर। ये वे होते हैं यानी कि जो मृत चीज़ होती हैं, है ना, और सड़ी गली चीज़ें होती हैं ना, उनको खाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिकम्पोजर, यानी कि अपघटक कहते हैं। तो 14 का आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 15, धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि केमिकल फार्मूला ऑफ द वॉशिंग सोडा। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है वॉशिंग सोडा का? तो इसका आंसर आपको पता होगा यहाँ पे Na2CO3.10H2O। कौन सा होता है? सेकंड ऑप्शन है वो सही है। देखो आप अगर फॉर्मूले भूल भी जाएं कि क्या होता है, देखो ये याद रखो कि हमें कपड़े धोने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए हमें कितने पानी की ज़रूरत है यहाँ पे? 10 बाल्टी पानी की ज़रूरत है। कितनी? 10 बाल्टी, है ना। तो 10H2O तो आपका वाटर हो गया, और Na2CO3 जो सोडियम कार्बोनेट हो गया, है ना। तो ये आपके पूरा फॉर्मूला किसका बन गया? धोने का सोडा। ठीक है, केमिकल फार्मूला वॉशिंग सोडा कहते हैं जिसे। तो Na2CO3.10H2O, आप क्या बोलोगे? .10H2O। देखो मैं भी फॉर्मूले भूल जाती हूँ, तो मैं इसी तरीके से याद करती हूँ कि कुछ अपनी तरफ से ट्रिक्स बनानी होती हैं जो हमें हमेशा याद रहती हैं। अब मुझे ये फॉर्मूला देख कर ही याद आ जाता है, कैसे कि यहाँ पे मुझे कपड़े धोने के लिए 10 वाटर की ज़रूरत है, तो 10H2O के इसमें अणु होते हैं। तो कुछ आप केमिकल फार्मूले भी याद कर लेना। आपने देखा होगा इतनी शिफ्टों में बहुत सारे, यानी कि एक ना एक क्वेश्चन आपको केमिकल फार्मूला से पूछा ही गया है। देखो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे लिस्ट लगाई है, यानी कि इसमें यहाँ पे बताया है कि देखो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका फॉर्मूला यानी कि बैंकिंग सोडा होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3। इसको बैंकिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंकिंग सोडा। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaClO का होल ट्वाइस। CaClO का होल ट्वाइस। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा कहते हैं, इसका NaOH होता है। सोडियम कार्बोनेट जो होती है यानी कि धावन सोडा, इसको क्या कहते हैं? Na2CO3.10H2O। ये आपको याद हो गया होगा, अभी आया है ना। सोडियम कार्बोनेट इसको सूखी बर्फ कहते हैं, यानी कि CO2। कॉपर सल्फेट होती है, इसको नीला थोथा कहते हैं, यानी कि CuSO4। फेरस सल्फेट होती है, इसको हरा थोथा कहते हैं, यानी कि FeSO4, है ना। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको थोथा का तेल भी कहते हैं, तो H2SO4 सल्फेट हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, बहुत बार पूछा गया ये। जिप्सम का भी आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, CaSO4.2H2O, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक चूना होता है। सोडियम नाइट्रेट चिली सॉल्टपीटर NaNO3, है ना। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि म्यूरियाटिक एसिड यानी कि HCl। तो ये सारे फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप सबको इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, और एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। लो मैं इसको उठा दे रही हूँ, तो आप अब स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे आप बाद में इनको देख पाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर, यानी कि इनमें से कंडक्टर नहीं है, यानी कि चालक नहीं है। तो कौन नहीं है? रबर चालक नहीं है। देखो करंट जो है इनमें से, इसमें से और इसमें से, इन तीनों में से पास हो सकती है, चांदी है ना, और निकिल और तांबा, इन तीनों में से करंट पास हो जाती है, लेकिन रबड़ से नहीं होती। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन होगा, जो कि कंडक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? ये मेरे पेपर में कल ही आया था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, यानी कि हिस्ट्री का पेपर था, तो बस ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कब पारित हुआ था? ये हुआ था आपका 1878 में। कब आया था ये? 1878 में आया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। किस वर्ष आया था? 1878। याद कर लेना अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोल्स फ्रॉम उरैयार कैप्चर द कावेरी डेल्टा फ्रॉम द, है ना, मुट्रियार इन द मिडिल ऑफ द 9th। तो यानी कि इसमें है निम्नलिखित में से कौन उरैयार के चोलों के प्राचीन मुखिया परिवार से संबंधित है? यानी कि चोलों के प्राचीन मुखिया परिवार से इन चारों में से कौन रिलेटेड है, जिसने 9वीं सदी के मध्य में मुट्रियार को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा किया था? मतलब उन्होंने किसको हराया? मुट्रियार को हराया और कावेरी डेल्टा पर अपना अधिकार कर लिया। तो वो कौन है? विजयालय। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट वाला जो होगा वो सही होगा। देखो चोल वंश की जो शुरुआत की थी ना, वो विजयालय चोल ने ही की थी। किसने की थी? विजयालय चोल ने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, रानी कर्ण नायक हु वाज अवॉर्डेड द पद्मश्री, यानी कि रानी कर्ण नायक जिन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, वो एक नर्तकी हैं। तो वो कहाँ की नर्तकी हैं? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे कथक। कहाँ की हैं? कथक। कथक आपको डांस पता होगा ना कहाँ का है? तो कथक डांस जो है वो किसका है? केरल का। कहाँ का? केरल का। मोहिनी अट्टम भी आपका पता ही है आपको कहाँ का है? ये केरल का ही है। कथकली केरल है, और उड़ीसा तो उड़ीसा का है ही है। 20 क्वेश्चन है यहाँ पे, सरोजनी नायडू वाज इलेक्टेड फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट। सरोजनी नायडू डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो कहाँ पे बनी थी? तो इसका आंसर होगा आपको यहाँ पे कानपुर अधिवेशन में बनी थी। कहाँ बनी थी? कानपुर में। पता, सरोजनी नायडू जो हैं वो हमारे यानी कि पहली महिला राज्यपाल भी रही थी। तो किस स्टेट की राज्यपाल बनी थी? तो ये बनी थी यूपी की, फर्स्ट लेडी ऑफ गवर्नर। इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। देखो सरोजनी नायडू एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता, कवि और स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में प्रमुख नेता थी, है ना। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी रही थी। वे एक विपुल कवित्री थी। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ड ऑफ टाइम इन्होंने लिखा है। इनको भारत की कोकिला कहा जाता है। आप कंफ्यूज होते हैं ना कि भारत की कोकिला, है ना, और बॉलीवुड की कोकिला, ये दो ऑप्शन है। यानी कि लता मंगेशकर जी हैं, उन्हें बॉलीवुड की हम कोकिला कहते हैं, और जो सरोजनी नायडू हैं उन्हें भारत की कोकिला कहते हैं। तो याद रहेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत में एक राजनीतिक दल जिसे 1885 में, देखो ये राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो वो जो स्थापित हुआ था उसकी स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की 1885 में हुई थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी, है ना। और कांग्रेस के जो पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी पर हावी रहे और कई चुनाव भी जीते थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कौन थे? इंदिरा गांधी जी के पिताजी थे। नेक्स्ट है आपका 21 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान। क्वेश्चन नंबर 21 है, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम। तो कितने टाइप की फ्रीडम देता है ये हमें देता है 6 टाइप की फ्रीडम। कितने टाइप की? 6 टाइप की फ्रीडम देता है। तो वो 6 टाइप की फ्रीडम कौन कौन सी है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, यानी कि हम कहीं भी भाषण कर सकते हैं, अपने विचारों को भी किसी को भी बता सकते हैं, है ना, समझा सकते हैं। दूसरा है जैसे शांति से और बिना हथियारों के इकट्ठा होना, मतलब किसी भी जगह पे आप शांति से लेकिन बिना किसी भी वेपन्स के आप इकट्ठे हो सकते हो। थर्ड है आपका यहाँ पे संघ या संघ बनाने के लिए, है ना। यहाँ पे संघ मतलब अपना कोई भी कमेटी वगैरह जो बनाने के लिए आप की स्वतंत्रता दी गई है। भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने के लिए, यानी आप कहीं भी किसी भी जगह पर जाके रह भी सकते हो। भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने या बसने की स्वतंत्रता दी गई है। किसी पेशे का अभ्यास करने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ हमें स्किल कोई सीखनी है, या किसी व्यवसाय व्यापार या व्यवसाय को चलाने की भी हमें स्वतंत्रता दी गई है। ये किस में बताया गया है? ये आर्टिकल 19 में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 22, द फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग एवं, अपने आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊपरी उठी हुई उभरी एक सपाट भूमि क्या कहलाती है? देखो हमारे आसपास से ऊपर उठी हुई जो भूमि होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम पठार। क्या कहते हैं? पठार कहते हैं, प्लेटेव कहते हैं प्लेटेव। In the first phase of green revolution of the HYV seeds was restricted to the more affluent of which group of state। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका यहाँ पे? तो पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है वो शामिल है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो
सही होगा। यानी कि पहले चरण में जो उसके जो बीजों की उपयोग किया गया था वो पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में किया गया था जब हरित क्रांति हुई थी। तो आपको बता सकते हो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है ना। तो देखो, भारत में हरित क्रांति के जनक हम कहते हैं, किसको कहते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। किसको? एम.एस. स्वामीनाथन। और अगर विश्व में बात करें, वर्ल्ड में, यानी कि हरित क्रांति की, तो उसकी मतलब जनक किसको कहते हैं, तो उनको कहते हैं नॉर्मन वारलो। किसको कहते हैं? नॉर्मन वारलो। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका यहाँ पर, ब्लैक कार्ड गिवन टू अ बैडमिंटन प्लेयर ड्यूरिंग द गेम्स इंडिकेट्स। एक बैडमिंटन खिलाड़ी को खेल के दौरान दिया गया काला कार्ड क्या दिखाता है? तो जो अगर किसी भी खिलाड़ी को बैडमिंटन खेलते टाइम पे काला कार्ड दिया जाता है तो वो आपको दिखाता है अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन। क्या दिखाता है? अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नंबर 25 है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द चाइल्ड सेक्स रेशियो वाज फीमेल पर 1000 मेल्स। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थीं? तो इसका आंसर आपका कितना होगा? 919। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा, यानी कि 919। कितनी महिलाएं थी? 919 थी 1000 पुरुषों पर। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, 0 से 6, यानी कि 0 से 6 आयु समूह में महिलाओं और पुरुषों के अनुपात को बाल लिंग अनुपात के रूप में जाना जाता है। 2001 की जनगणना में भारत का जो बाल लिंगानुपात था वो कितना था? 927 था। कितना था? 927। लेकिन 2011 की जनगणना में यह घटकर कितना हो गया? 919 हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात यानी कि 834 प्रति 1000 पुरुष हैं। 1000 पुरुषों पर कितनी मतलब वो हैं फीमेल? वो हैं 834। ये बाल लिंगानुपात में है और ये आपको बताइए 0 से 6 साल तक के बच्चों के बीच की है ना। जबकि अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में 972 है ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किसी भी भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बाल लिंगानुपात है। तो ऐसा कौन सा मतलब आपका केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे बाल लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? तो वो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ 1000 पे 968 जो हैं वो महिलाएं, मतलब महिलाएं जो हैं, बच्चे हैं, बच्चे, बेबी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किसी भी भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अंडमान निकोबार में। कितना है? 1000 पुरुषों पर 968 महिलाएं। और जो देखो, आपको जो लिंगानुपात आप समझ रहे हो ना, ये क्या है? 0 से और 6 साल तक की आयु के बच्चों के बारे में। तो अब हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं और अब हम आगे करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों को। तो अब हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करने वाले हैं सेकंड शिफ्ट के। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1867 में बम्बई में स्थापित डैश ने जातिगत प्रबंधों को हटाने, बाल विवाह को समाप्त करने और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने आदि की मांग की थी। तो किस समाज ने की थी? तो इसकी मांग की गई थी आपकी प्रार्थना समाज द्वारा। किसके द्वारा? प्रार्थना समाज के द्वारा। देखो, प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कब की थी? 1867 में ही की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड यहाँ पे, सुंदरम बालाचंद्र निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के मुख्य वादक हैं? तो किसके वादक हैं? तो वो हैं आपके वीणा के। किसके हैं? वीणा के। 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। किसको? सुंदरम बालाचंद्र को। किसको? सुंदरम बालाचंद्र को। देखो आप कुछ यहाँ हैं कि बांसुरी से कौन संबंधित है? हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और टी.आर. महालिंगम। शहनाई से आपके हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन और कृष्ण राम चौधरी। संतूर के जो प्रतिपादक हैं वो हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित उल्लास बापट, पंडित तरुण भट्टाचार्य। शरोद जो है उसके हैं अलाउद्दीन खान, अहमद अली खान, है ना। अहमद अली खान को शरोद सम्राट के रूप में भी जानते हैं हम, और अली अकबर खान। मृदगम से हैं आपके पालघाट मणि अय्यर, पुद्दुकोट्टई, दक्षिणमूर्ति पिल्लई और उमियालपुरम के शिवरमन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अ हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द तमिल कम्युनिटी दैट फॉल्स इन द तमिल सोलर मंथ इज कॉल्ड। यानी कि तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार जो तमिल सौर माह के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सा है आपका? यहाँ पे इसका आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन, यानी कि थाई पुषम। जो थाई पुषम है ना जी, यहाँ पे तमिल के जो हिंदू लोग हैं ना वो मनाते हैं। किस महीने में मनाते हैं? जनवरी और फरवरी मंथ में मनाया जाता है। देखो यहाँ पे कुछ और भी दिए गए हैं फेस्टिवल, जैसे बिहू है, तो बिहू आपको पता होगा ये कहाँ का है? असम का डांस है ना। करागा है, ये कहाँ का डांस है? ये है आपका बेंगलोर का। कहाँ का? बेंगलोर का। और ओणम आपको पता ही है, ये कहाँ का है? केरल का। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है आपका, द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट्स यानी कि ACC एक्सटेंडेड द टेंचर ऑफ अ करेंट रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स चीफ फॉर एनोदर ईयर टिल जून 30, 2023। हु इज़ द करंट चीफ? तो करंट चीफ कौन है? हिंदी में ऐसा क्वेश्चन को बोल सकते हैं हम कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति के वर्तमान अनुसंधान और विश्लेषण विंग के प्रमुख का कार्यकाल 1
और वर्ष के लिए 30 जून यानी कि 2023 तक कर दिया गया है। इस महीने उनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। वर्तमान इसके प्रमुख कौन हैं? तो वर्तमान में इनके प्रमुख कौन हैं? तो इसका आंसर है आपका यहाँ पे सेकंड यानी कि सामंत कुमार गोयल। कौन है? सामंत कुमार गोयल हैं। 5 क्वेश्चन है यहाँ पे। सिखों का प्रसिद्ध त्योहार बैसाखी हर साल किस महीने में मनाया जाता है? यानी कि बैसाखी द फेमस फेस्टिवल ऑफ सिख इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ एवरी ईयर। तो किस मंथ में मनाते हैं ये मनाया जाता है आपका यहाँ पे अप्रैल मंथ में। किस मंथ में? अप्रैल में। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। आपको बताइए बैसाखी सिखों द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 है यहाँ पे। व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी? यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग वाज एस्टेब्लिश्ड एट। यानी कि भारतीय शुगर संवेदन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय शुगर संवेदन संस्थान की स्थापना जो हुई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की, वो कहाँ पे हुई है? तो वो हुई है आपकी देहरादून। और देहरादून क्या है? वो है उत्तराखंड की कैपिटल है। क्या है? उत्तराखंड की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 8 है। द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द डैश एज इट्स हेड। तो ये कौन है? इसका हेड कौन होता है? तो इसके हेड जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पे पीएम। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। देखो द रियल एग्जीक्यूटिव मतलब कह सकते हैं कि वास्तविक कार्यकारी शक्ति जो होती है मंत्रिपरिषद में निहित होती है ना, जिसका प्रमुख कौन होता है? मिनिस्टर विद द एट्स इज हेड ऑफ। तो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। यानी कि वास्तविक कार्यकारी शक्ति का जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसमें निहित होती है? वो प्रधानमंत्री जो होता है उसका प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। विच सिंगर वाज गिवन द पद्म श्री इन 2022 अंडर द आर्ट्स कैटेगरी। 2022 में किस गायक को कला श्रेणी के तहत पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो इन किसको सम्मानित किया गया था? तो वो है सोनू निगम। किसको? सोनू निगम, जो कि आपको बताइए कौन है? एक एक्टर है। कौन है? एक्टर। क्वेश्चन नंबर 10 है। 1840 में जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए डैश में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। यानी कि जाति उन्मूलन के लिए कहाँ पे परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी? इन 1840 द परमहंस मंडली वाज एस्टेब्लिश्ड टू वर्क फॉर द एबोलिशन ऑफ कास्ट एक्ट। तो कहाँ पे की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी आपके यहाँ पे मुंबई में। कहाँ पे की गई थी? बॉम्बे में। तो इसका आंसर आपका होगा सेकंड। अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। यानी कि अलग अलग भूमियाँ हैं किस किस मतलब समुदाय द्वारा दी जाती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सी भूमि मंदिर को उपहार में दी गई भूमि के रूप में? अगर किसी भी मंदिर को उपहार में भूमि दी जाती है उसको हम कहते हैं देवदान। क्या कहते हैं? देवदान। शाला भोग क्या होता है? गैर ब्राह्मण यानी कि जो किसान स्वामी की जो भूमि होती है वो जो दान में देते हैं उसको कहते हैं शाला भोग, है ना। और जो ब्रह्मदेय होता है वो क्या होता है? ब्राह्मणों को जो दान में दी गई जो भूमि होती है उसको कहते हैं ब्राह्मण। जो पंडित वगैरह होते हैं ना, उनको कोई दान में अगर जमीन देता है तो उनको ब्रह्मदेय कहते हैं। और पलिचंदम जो है उसको वो क्या होती है? जो जैन संगठनों को जो दान में दी जाती है भूमि, जो जैन समुदाय होती है उनको अगर हम भूमि जमीन दान में देते हैं तो उसको कहते हैं पलिचंदम। इसका उन चारों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो चोल के जो अभिलेख है ना उनमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है। मार्च 2022 में त्रिपुरा सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए डैश आरक्षण की घोषणा की है। इन मार्च 2022 त्रिपुरा गवर्नमेंट अनाउंस्ड डैश रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब। तो कितने % की यानी कि महिलाओं को छूट की आरक्षण दिया है? तो वो दिया है यहाँ पे 33% का। किसका दिया है? 33%, यानी कि ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 13। मॉडरेशन एज अ गोल ऑफ प्लानिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वाज नॉट एम्ड हियर आर अ। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का उद्देश्य नहीं था। तो किसका उद्देश्य नहीं था? तो इसका आपका ऑप्शन जो सही होने वाला है वो है यहाँ पे पश्चिमी जीवन शैली अपनाना। क्या? पश्चिमी जीवन शैली अपनाना वो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में उद्देश्य नहीं रखा गया। और बाकी के जो उद्देश्य रखे गए हैं ये सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, नई तकनीकी का प्रयोग करना, वस्तुओं और सेवाओं में उत्पादन की वृद्धि करना। लेकिन ये वाला ऐसा कुछ पॉइंट नहीं बताया उसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे। इन फुटबॉल व्हेन द बॉल स्ट्राइक द फ्रेम ऑफ द गोल और द रेफरी एंड रिमेन्स विद इन द गोल एंड टच लाइन इट इज। फुटबॉल में जब गेंद गोल के फ्रेम या फिर रेफरी से टकराती है और जो गोल है वो टच लाइन के भीतर रहती है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम यहाँ पे स्टिल इन प्ले कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिल इन प्ले। इसका मतलब होता है कि अभी भी खेल क्या है? चालू है। अभी भी खेल चालू है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सेकंड जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे। हाउ मैनी इंडियन स्टेट शेयर्स इट बाउंड्रीज विद बांग्लादेश। यानी कि कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो कितने राज्य साझा करते हैं? तो इसका ऑप्शन आपका होगा 5। कितने? 5 राज्य जो हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। देखो इसके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं हम।
यहाँ पे आपको यहाँ पे ये मैप दिया हुआ है। बांग्लादेश से 5 कौन सी स्टेट हैं जो सीमा साझा करती हैं, तो वो है आपके यहाँ पे असम, है ना, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये हैं। यहाँ पे आपको बांग्लादेश दिख रहा होगा तो यहाँ ये टच है। देखो, भारत बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। सबसे लंबी सीमा साझा करता है हमारा भारत बांग्लादेश के साथ। कितनी? 4096 किलोमीटर। कितनी? 4096। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। और असम, भूटान और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितनी बार किया था? हाउ मेनी टाइम्स डिड इंडिया ऑर्गेनाइज द कॉमनवेल्थ गेम? तो कितनी बार किया है भारत ने इसका? तो इसका ओनली आपका आंसर होगा एक बार। कितनी बार आयोजन किया है? एक बार हुआ था भारत में, दिल्ली, है ना, दिल्ली में 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ओनली एक बार किया गया था। और जो ऑस्ट्रिया है उसने कितनी बार किया है? 5 बार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी किसने की थी? ऑस्ट्रिया ने। कितनी बार की थी? 5 बार की थी। और हमारे भारत ने कितनी बार की है? एक बार की है। वो भी कब? दिल्ली में की थी, 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 17। 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पुदुचेरी के मुख्यमंत्री हैं? यानी कि 10 अप्रैल 2022 तक पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो आपका इसका आंसर होगा यहाँ पे एन रंगास्वामी। कौन थे? एन रंगास्वामी। ऑप्शन 4 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कॉलम ए को आपको कॉलम बी से मैच करना है। तो क्वाशियोरकोर जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? तो वो होता है आपका प्रोटीन की कमी से। किसकी से? प्रोटीन। सेकंड जो दिया है, वीक बोन्स एंड मसल, जो कमजोर हड्डियां होती हैं वो किसकी कमी से होती हैं? वो होती हैं कैल्शियम की कमी से। एनीमिया जो होता है वो किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। और जो घेंगा रोग होता है वो होता है आयोडीन की कमी से। तो इसीलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 4th ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, है ना। क्वाशियोरकोर की जो है वो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। और जो हड्डियां जो कमज़ोर होती हैं वो कैल्शियम की कमी से होती हैं। और जो एनीमिया मतलब खून की जो कमी होती है वो होती है आपकी आयरन की कमी। और घेंगा आयोडीन की कमी। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे कि इन 1664 हु डिस्कवर द 5th स्टार इन द ट्राइपेजियम एंड द एस्ट्रेजियम, यानी कि मिनी कॉन्स्टलेशन इन द कॉन्स्टलेशन ओरियन। यानी कि 1664 में ट्राइपेजियम में 5वें तारे की खोज किसने की थी? जो कि तारामंडल ओरियन में एक क्या है? बहुत ही मिनी तारामंडल है। क्या है? मिनी तारामंडल। तो इसका आंसर है आपका रॉबर्ट हुक है। क्या है? रॉबर्ट हुक ने इसकी क्या की थी? डिस्कवर किया था, इस 5वें तारे के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, यानी कि जो पीएच होता है उसका कितना मान होता है? पीएच वैल्यू तो उसकी कितनी होती है मिल्क ऑफ मैग्नीसिया की? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पर 10 ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 21 है। गहरे रंग का एक आकार विहीन पदार्थ है जो माइक्रोबियल क्रिया के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होता है और अत्यंत धीमी गति से अपघटन से गुजरता है। तो इसका आंसर आपका कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे ह्यूमस। कौन है? ह्यूमस। सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे शपथ दिलाई गई? हु वाज स्वॉर्न इन एज द सेंट्रल विजिलेंस को मिशनर बाई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन अगस्त 2022? तो किसको शपथ दिलाई थी? तो इन्होंने दिलाई थी सुरेश एन पटेल को। किसको दिलाई थी? सुरेश एन पटेल को। किसके रूप में? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में, CVC के रूप में। क्वेश्चन नंबर 23 है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिकम ऑपरेशनल फॉर्म, यानी कि वस्तु और सेवा कर जो है वो कब लागू हुए थे? तो वो आपके लागू हुए थे 1 जुलाई 2017 को। कब हुए थे? 1 जुलाई 2017, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। पल्लवों के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किसे भारतीयों के संगठन के रूप में जाना जाता है? तो भारतीयों के संगठन के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पर 4th ऑप्शन, यानी कि नगरम को। किसको? नगरम को। ये नगरम क्या होता है? ये व्यापारियों का एक संगठन होता है। क्या होता है? व्यापारियों का एक संगठन। तो 24 का ऑप्शन 4 वाला होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट। व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर, यानी कि जो क्षोभमंडल है ना उसकी जो एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर 13 किलोमीटर। कितनी होती है? 13 किलोमीटर। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए होंगे। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू। हमने दोनों शिफ्ट के 50 क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है ना। और अगर आपने पहली वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। PDF आप यहाँ पर टेलीग्राम के ग्रुप की लिंक दी होगी डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आप PDF भी ले सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।